जहां एक पीढ़ी खुद को लगातार घुटता हुआ महसूस कर रही है और दूसरी अबेंडेंड महसूस कर रही है। वन जनरेशन फील सफोकेटेड एंड द अदर फील अबेंडेंड। इमोशनल डिस्टेंस जो है वह ग्रोथ की तरह रिफ्लेक्ट किया जा रहा है और गलतफहमी को लिबरेशन या आजादी माना जा रहा है। एजुकेशन की अपनी भूमिका है, ग्लोबल लेवल पे जो कनेक्ट हुआ है उसकी अपनी भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका है इंटरनेट की। वह चीज जो कि हमारी पीढ़ी के लिए सहज होती थी, नई पीढ़ी को में उसी को टॉक्सिसिटी कह दिया गया है। ये मूल्यों का टकराव है एक तरह का, जिससे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स शिकायत करेंगे कि बच्चे बदतमीजी करते हैं, बात नहीं सुनते, और बच्चे शिकायत करेंगे कि मेरे पेरेंट्स तो टॉक्सिक हैं, जब देखो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दे आर कंट्रोल फ्रीक्स, दे आर नार्सिसिस्ट। इन शब्दों को आप अक्सर सुनते हैं। ये अलग बात है कि इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि माता पिता जिस भाषा में बात कर रहे हैं और बच्चों के हाथ में जिस किस्म की भाषा हासिल हो गई है उन्हें इस इंटरनेट की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से, उस वजह से वे एक दूसरे को सबसे पहले शत्रु की तरह देखना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। एक 19 साल की लड़की अपने माता पिता को ब्लॉक कर देती है और घर छोड़ देती है और फिर पोस्ट करती है, कटिंग ऑफ टॉक्सिक एनर्जी, हीलिंग बिगिंस। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहीं एक कोने में बैठा हुआ पिता चुपचाप उसकी पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। वह सोचता है कि मैंने कहाँ गलती की। ये मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, जहां एक पीढ़ी खुद को लगातार घुटता हुआ महसूस कर रही है और दूसरी अबेंडेंड महसूस कर रही है। वन जनरेशन फील सफोकेटेड एंड द अदर फील अबेंडेंड। लेकिन सच क्या है? क्या टॉक्सिक पेरेंट्स वाला बात सच है, या अनग्रेटफुल बच्चों, चिल्ड्रन वाली बात सच है, या फिर समझ की एक बड़ी गहरी कमी है जिसमें ये दोनों पीढ़ी जब आपस में बात कर रही हैं तो शायद एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रही है। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो मूलभूत रूप से बदल रहा है। यह वीडियो इसी बात को एड्रेस करता है। बहुत संभावना है कि आप इस टकराव को गलत समझ रहे हों, इसलिए इस वीडियो को संभव हो तो एंड तक देखें। एक तरह से हम देख रहे हैं कि इमोशनल डिस्टेंस जो है वह ग्रोथ की तरह रिफ्लेक्ट किया जा रहा है और गलतफहमी को लिबरेशन या आजादी माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एग्जिस्ट करती है। हमने अलग से उस पर वीडियो बनाया हुआ है, समय मिले तो जरूर देखिएगा। लेकिन आज माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसे नॉर्मल जनरेशनल गैप जो कहा जाता था उससे नहीं समझ सकते। ये एक बड़ा सोशल और साइकोलॉजिकल किस्म का बदलाव है। इसमें एजुकेशन की अपनी भूमिका है, ग्लोबल लेवल पे जो कनेक्ट हुआ है उसकी अपनी भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका है इंटरनेट की। परंपरागत रूप से खासकर भारत जैसे समाजों में परिवार जो है वो उसकी एक ऑर्गेनिक किस्म का स्ट्रक्चर रहा है। वह प्राइमरीली स्टेबिलिटी के इर्द गिर्द होता है। यहाँ पर अनुशासन की उम्मीद की जाती है, यहाँ पर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की उम्मीद की जाती है और एक कलेक्टिव वेलबींग जो है उसे प्रेफरेंस दिया जाता रहा है। नॉर्मली इंडियन फैमिलीज इसी तरीके से डिफाइन हुई, जो कि हाइपर कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। इनफैक्ट उनकी आइडेंटिटी जो है वह भी घुली मिली होती है। परिवार की एक आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन अब जिस किस्म की नई जनरेशन आ रही है वहां पर आइडेंटिटी का सवाल, सेल्फ एक्सप्रेशन का सवाल और इमोशनल वेलबींग का सवाल अचानक इस पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर हम रिसर्च के लिहाज से देखें तो प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिसर्च है जो बताती है कि जो नई पीढ़ी है वो पर्सनल आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी पर कहीं ज्यादा जोर देती है। और यह केवल यूएस में नहीं है, हालांकि ये रिपोर्ट यूएस के लिए थी, लेकिन केवल यूएस में नहीं, ये सब जगह देखने को मिल रहा है। जेन जी जो है वो एक अलग तरीके से सोच रहा है और ऐसे में कई बार ऐसा हो रहा है कि वह चीज जो कि हमारी पीढ़ी के लिए सहज होती थी, नई पीढ़ी में उसी को टॉक्सिसिटी कह दिया गया है। ये मूल्यों का टकराव है एक तरह का, जिससे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है कि दो पीढ़ियां इतना डिस्कनेक्टेड हों और इस समय यही हो रहा है। ये डिस्कनेक्ट कहां से शुरू होता है? ये डिस्कनेक्ट इस बात से शुरू होता है कि बुनियादी तौर पर दो पीढ़ियां जिंदगी की अलग अलग परिभाषा ले रही। मेरी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी के माता पिता की पीढ़ी वह पीढ़ी थी जिसे स्कैरसिटी और सोशल एक्सपेक्टेशन जो है उनका मेन एनवायरमेंट था। उनके लिए जीवन का मतलब ही ये था कि जीवन में सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और इसके लिए जरूरत पड़ती थी डिसिप्लिन की और सो कॉल्ड त्याग की।
जिसमें पीढ़ियां एक दूसरे के लिए त्याग करती थी, और इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वह इमर्ज करती थी तमाम सोशल स्ट्रक्चर्स की। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जिसके पास डिजिटल दुनिया है, जिसके पास दुनिया भर के विचार हैं, उसको ऑथेंटिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, इमोशनल वेलबींग उनकी नई शब्दावली है, ऑटोनॉमी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये केवल कल्चरल मामला नहीं है, ये कई मायनों में साइकोलॉजिकल मामला भी है। ये पीढ़ी जो है, इस पीढ़ी में अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क इमर्ज हुए हैं। इन फ्रेमवर्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क ये है, बहुत बड़ी भाषा जो कि मनोवैज्ञानिकों की भाषा होती थी, वह भाषा अब जेनजी की अपनी निजी भाषा हो गई है। ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, जिसकी वजह से अब वो सारी चीजों को इसी फ्रेमवर्क के तहत देखने की कोशिश करते हैं। हमने पेरेंटिंग पे एक अलग से वीडियो बनाया, उस पर ज्यादा ध्यान से देखिएगा कि टॉक्सिक पेरेंटिंग को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। जैसा मैंने कहा, हमने भी बात की है, तमाम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स और नए बच्चे उससे बहुत ज्यादा एक्सपोज भी हो रहे हैं। ऐसे में एक तरह का कि भाषा में भी बड़ा बदलाव आया है। जैसे कि अब एक बहुत सहज शब्द हो गया है, माई पेरेंट्स आर टॉक्सिक। आप अपने आसपास के बच्चों में यह शब्द असामान्यतः सुन सकते हैं कि मेरे माता पिता टॉक्सिक हैं, मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। ये वाक्य इतनी आसानी से, इतने सामान्य तरीके से इस्तेमाल कैसे हो सकता है? क्योंकि एक तरह का पॉपुलर साइकोलॉजी नाम का डिसिप्लिन खड़ा हुआ है। मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन रहा है, लेकिन उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन पॉपुलर साइकोलॉजी में ये आम लोगों तक पहुंचा हुआ है। अब आम लोग अपनी जिंदगी को नरेट करने में थेरेपी की भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे कैसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, वो टॉक्सिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो नार्सिसिस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो गैसलाइटिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, लगातार बाउंड्रीज जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्लिनिकल सेटिंग से आए हुए शब्द हैं। और ये अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होगा। सामान्य आम बोलचाल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इसे आम बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई आप लगभग वैसी गलती कर रहे हैं जैसी कि मेडिकल साइंसेज में अगर कोई सेल्फ डायग्नोस करने लगे, अपने आप को देखे और उसके आधार पर कहने लगे मुझे इस विटामिन की कमी है, इस न्यूट्रिएंट की कमी है, और उसके आधार पर फिर सेल्फ मेडिकेशन भी करने लगे। आप जानते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन मेडिकल साइंसेज में बहुत डरावनी चीज है। और आप किसी डॉक्टर से बात कीजिए, उसकी बड़ी चिंताओं में ये है कि अब चूंकि चैट जीपीटी है, अब चूंकि इंटरनेट है, बहुत सारे लोग पहले से अपने आप को डायग्नोस करके पहुंचते हैं। कई बार तो पहुंचते भी नहीं है, वो सीधा मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं और दवाइयां भी लेना शुरू कर देते हैं। अगर मेडिकल साइंसेस में ये गलत है, तो मनोविज्ञान में भी ये गलत है। मनोविज्ञान में जब आप एकदम पारिभाषिक शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपकी ट्रेनिंग, आपकी शिक्षा उस क्लिनिकल साइकोलॉजी वाली शिक्षा नहीं है, तो ऐसे में आप कई बड़ी गलतियां कर सकते हैं। Then obviously you need to understand, ये सही है कि सारी चीजें ग्लोबलाइज हुई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार ग्लोबलाइज इमीडिएटली हो सकते हैं। हर चीज का एक कल्चरल सेटिंग होती है, एक तरह का जनरेशनल लर्निंग होती है किसी भी समाज में। हमारे समाज में भी जनरेशनल लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि इनमें एसेंशियली बच्चे गलत हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जेनजी गलत है। लेकिन इतना जरूर है कि आप जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आमने सामने की पीढ़ियां, यानी कि पेरेंट्स और बच्चे, दो भिन्न भाषाओं में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, तब निश्चित तौर पर हम बड़ी परेशानी में हैं। ये एक सहज बात है कि जब आपको मनोविज्ञान भाषा देता है, तब आप अपने आप को विक्टिम की तरह देखना शुरू करते हैं। आप अपने ट्रॉमा को पहचानना शुरू करते हैं, फिर से एक मनोविज्ञान का शब्द, और आप इस ट्रॉमा के लिए लगातार वैलिडेशन खोजते हैं। और ये वैलिडेशन कहाँ से मिलती है? आपको मिलती है सोशल मीडिया से। आप जब कोई एक तरह का व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार के लिए आपको कहा जाता है कि व्यवहार गलत है, तो आप उसे ट्रॉमा की तरह देखते हैं और पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया में, उसे व्यक्त करते हैं, और अचानक आपको आसपास वैलिडेट करने वाले लोग आपके कमेंट्स और लाइक्स में पहुंच जाते हैं। एंड यू एंड अप फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली। और ये नई बात नहीं है, बार बार ये बात कही गई है, पब्लिश्ड बात है। जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी ने एक बाकायदा स्टडी पब्लिश की, जिसमें पेरेंटल क्रिटिसिज्म एंड यंग एडल्ट एंजाइटी के बारे में स्टडी किया गया। उसमें बताया गया कि परसीव्ड पेरेंटल क्रिटिसिज्म जो है, वो जो नए यंग एडल्ट्स हैं उनके अंदर एंजाइटी पैदा कर रहा है, उनकी सेल्फ एस्टीम को प्रभावित कर रहा है। दूसरी तरफ जब आप टॉक्सिक जैसे शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? एक बड़ी परेशानी ये है कि आप ऐसे में जटिल चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाइनरी बना दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि ए ठीक है, बी गलत है, और आमतौर पे ये ए और बी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे बता रहे हैं। पेरेंट्स जब अलग बैठ के पेरेंट्स के साथ बात करेंगे तो कहेंगे कि बच्चे गलत हैं, और बच्चे जब अपनी उम्र के दूसरे लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, पेरेंट टॉक्सिक है। और ये चूंकि वैलिडेशन अपनी पीढ़ी से मिल रहा होता है, तो ये और ज्यादा बढ़ जाता है, और ये लगातार परेशान करता है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं
कि जब आप मनोविज्ञान की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़े सतर्क रहिए। आपको लगता है ये हल्की बात है, ये हल्की बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत गहरे प्रभावित कर सकती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा किसी चीज़ को एकदम सीधा टॉक्सिसिटी की लिमिट पर मत पहुंच जाइए, ये घोषणा मत कर दीजिए कि अमुक बहुत टॉक्सिक है। आपने कैंसिल कल्चर की बात भी सुनी होगी और ये कैंसिल कल्चर हमें नॉर्मली सोसाइटी में दिखाई देता था कि देखिए उसने गलत किया, उसे कैंसिल करो, उससे काट के दूसरी जगह पे पहुंच जाओ। क्या वास्तव में परिवारों में ये किया जा सकता है? Can you actually have cancel culture in the family? You believe that a person A or a person B has done something for which you believe you don't agree and then you cancel that person out. Unfortunately हम देख रहे हैं कि cancel culture जो है वो परिवारों में भी पहुंच रहा है। आप अपने माता पिता से पूरी तरह से कट ऑफ होने को एम्पावरमेंट मानने लग रहे हैं। आपको लगता है कि सिंस यू बिलीव दैट यू कैन सस्टेन बाय योरसेल्फ, और उसकी बहुत छोटी सी परिभाषा होती है, आप क्रिएटर बन गए, आपने कोई छोटी सी नौकरी ले ली, आपके पास 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना आने लगा और आपको लगा कि ये पर्याप्त है आपको सस्टेन करने के लिए, और उसके आधार पर आप पहला जो काम करते हैं वो ये कि अपने आप को माता पिता से काट लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है, आपकी परसेप्शन में ऐसा कुछ है जिसे लगता है कि नहीं मेरे माता पिता जैसा उनको होना चाहिए था वैसे नहीं, और चूंकि वो वैसे नहीं है इसलिए कैंसिल देम आउट। कैन यू एक्चुअली हैव कैंसिल कल्चर इन द फैमिली? क्योंकि ये एक किस्म का हाइपर इंडिविजुअलिज्म है पहली बात, और यहां पर पर्सनल वेलबींग को रिलेशनल कंटिन्यूटी है उससे काट दिया गया है। रिलेशनल कंटिन्यूटी की जगह पर आपको पर्सनल वेलबींग ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। आपको अपना ध्यान रखना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत बात, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अन्यों को सीधा कैंसिल करना शुरू करें, क्योंकि इसमें सुलह की गुंजाइशें समाप्त हो जाती हैं और ये एक सेंस में आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को नहीं दिखाता, क्योंकि आपको जानना चाहिए कोई व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं होता, ठीक उसी तरह से वो पूरी तरह से गलत भी नहीं होता। अपने आप को उस जगह से हटा लेने वाला एक्सट्रीम स्टेप केवल तभी करना चाहिए जब आपने वास्तव में उसका पर्याप्त अध्ययन कर लिया है, क्योंकि ये एक तरह का मिसमैच है ना, ये एक तरह का मिसमैच है, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास अपने आप को साबित करने की गुंजाइश नहीं, और दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि माता पिता अक्सर स्ट्रक्चरल सपोर्ट को अपनी मॉनिटरिंग के बेसिस पे कहते हैं। वो आपको फूड दे रहे हैं, वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, वो आपको शेल्टर दे रहे हैं और आपकी परवाह करते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं, तो कई बार जो वो बात कहना चाहते हैं उस बात को कहने में अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि हमारी पीढ़ी के पेरेंट्स के पास कोई पहले से ट्रेनिंग नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जब ये किसी से कहेंगे कि तुम वक्त से खाना क्यों नहीं खा रहे हो तो इस बात को टॉक्सिसिटी मान लिया जाएगा। लेकिन इस बात की पूरी गुंजाइश आजकल हो गई है, क्योंकि एक तो टॉक्सिसिटी शब्द सबके पास उपलब्ध है, और दूसरा अपनी ऑटोनॉमी, मैं कब क्या करूंगा इसे तय करने का हक सिर्फ मेरे पास है, ये विचार बहुत बड़े पैमाने पर चारों तरफ फैला है। ऐसा नहीं कि दोनों में किसी की नीयत गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स शिकायत करेंगे कि बच्चे बदतमीजी करते हैं, बात नहीं सुनते, और बच्चे शिकायत करेंगे कि मेरे पेरेंट्स तो टॉक्सिक हैं, जब देखो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दे आर कंट्रोल फ्रीक्स, दे आर नार्सिसिस्ट। इन शब्दों को आप अक्सर सुनते हैं, जबकि अंतर कहाँ है? अंतर केवल कम्युनिकेशन स्टाइल का है। वो अपनी केयर को केयर की तरह कहने की बजाय, अपनी केयर को बच्चों की ऑटोनॉमी का ध्यान रखकर कहने की बजाय ऑर्डर की तरह कहते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों को पता ही होगा कि इसमें अंडरलाइंग बात जो है वो प्यार और केयर है, और बच्चों को ये नहीं पता है कि अंडरलाइंग केयर और प्यार कभी कभी अथॉरिटी में एक्सप्रेस हो जाता है। इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही, हम उस पर नहीं बैठे हैं। हम वो नहीं तय करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि पहले तय हो जाए कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये पहचान तो लें कि कम्युनिकेशन स्टाइल का सवाल है, मंशा का सवाल नहीं है, नियत का सवाल उतना बड़ा नहीं है। और ये ये गैप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग मानकर चलते हैं कि सेपरेशन से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मैं बच्चों के स्वतंत्र रहने, स्वायत्त रहने के खिलाफ नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको सॉल्यूशन की तरह जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो लगातार आपको जब भी कष्ट में होंगे आप फिर से वही वाली डुबकी लेंगे और आनंद लेंगे कि आहा मैं तो टॉक्सिसिटी में था, अब मैं निकल कर आया हूं, थोड़े बहुत कष्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन देखो मैंने कितना बड़ा कदम उठाया, मैं टॉक्सिसिटी से बाहर आ गया। जबकि हो सकता है कि वह टॉक्सिसिटी थी ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द इंटेंट। पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है मंशा क्या है, इंटेंट क्या है। इंटेंट प्राइमरी फैक्टर है, बाकी चीजें शायद सुलह की जा सकती है, बाकी चीजें शायद सुधारी जा सकती हैं, लेकिन जब आप लगातार
माता पिता को कंट्रोल के रूप में देखना या फिर बच्चों को अपने पेन को ही सबसे ज्यादा बड़ा होकर देखना। बहुत बार माता पिता सिर्फ इतना कहते हैं, ये मत करो, डोंट डू दिस। इसका मतलब हो सकता है बहुत बार सिर्फ इतना हो कि आई एम अफ्रेड ऑफ फॉर योर फ्यूचर। लेकिन आप इस मंशा पर ध्यान देने की जगह कई बार हो सकता है केवल शब्दों पर ध्यान दें और आपको लगे कि द पर्सन इज अ कंट्रोल फ्रीक। तो उससे बचने की जरूरत है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी एक का गलत होना जरूरी नहीं है। अक्सर कोई एक गलत नहीं होता है। दोनों सच को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों सच हो सकते हैं और उसके बावजूद दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इग्नोर करना पेरेंट्स को सीखना चाहिए। बहुत बार बच्चों को भी इग्नोर करना सीखना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, किसी को छोड़ देने से आप इस बहस को जीत या हार नहीं सकते। ये बात सच है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है, आप पेरेंट्स की उम्र में पहुंचते हैं, तब बहुत बार पेरेंट्स के बहुत सारे व्यवहार आपको तब समझ में आने शुरू होते हैं। और ये स्थिति तो तब थी जब पेरेंट्स वास्तव में इंडिपेंडेंटली पेरेंटिंग कर पा रहे थे। अब तो इतना ज्यादा दबाव इंटरनेट की दुनिया से आता है कि पेरेंट्स भी लगातार इस बात को, वे भी तो बहुत सारी रील्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, और वे लगातार बच्चों के व्यवहार को देख रहे हैं, जेन जी पे बनने वाले चुटकुलों को देख रहे हैं और बार बार डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे में भी तो ये परेशानी नहीं आ गई। और उनकी एंजाइटीज जो हैं वो कई बार आपको नियंत्रित करने की कोशिश जैसी दिखाई देती है। मेरी अपनी समझ ये कहती है भारतीय परिवारों के मामले में कि आजकल के माता पिता जो हैं उनके और उनके बच्चों के बीच का जो संघर्ष है उसमें बहुत रेयरली दुर्भावना है। आमतौर पर यह मिस इंटरप्रिटेशन है। दोनों पीढ़ियां अलग अलग हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल रियलिटी से शेप हुई है। माता पिता की अपनी हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल रियलिटी थी जिससे वो वैसे बने जैसे वो बने हैं, और बच्चों की अपनी, जेनजी की अपनी हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल रियलिटी है जिससे वो वैसे बने हैं जैसे वे हैं। ये अलग बात है कि जिसे हमारी पीढ़ी में केवल जनरेशनल गैप कह दिया जाता था, वो अब आकर इतना बड़ा अंतराल हो चुका है कि अब वो एक दूसरे को शत्रु और एक दूसरे से कट ऑफ करने को, आजादी को, एक दूसरे से अलग हो जाने को सुधार और हीलिंग मानने लगे हैं। वो परेशानी है। माता पिता को भी सीखना चाहिए कि अपना प्रेम, अपनी सुरक्षा, अपनी ऑर्डर की चाह उसे कंट्रोल के रूप में एक्सप्रेस न करें। लेकिन आप भी मानिए कि माता पिता के सीखने की गुंजाइश थोड़ी सी कम उनकी उम्र की वजह से हो जाती है, क्योंकि उनकी लर्निंग का पीरियड बहुत बड़ा रहा है। अब उन्हें बहुत सारी चीजें डीलर्न करनी पड़े। बच्चों के पास फिर भी ये डायनामिक, इस तरह का डायनामिक्स ज्यादा बेहतर है कि वो शायद थोड़ी तेजी से बदल सके। लेकिन दोनों ही पक्षों में मेरा अब भी मानना है कि मेलाइस नहीं है। दोनों ही पक्षों में किसी किस्म की दुर्भावना नहीं है। दोनों ही पक्षों में दरअसल एक दूसरे की केयर, एक दूसरे के लिए प्रेम अभी भी मौजूद है। अब वो कैसे भी एक्सप्रेस हो, अलग बात है। ये अलग बात है कि इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि माता पिता जिस भाषा में बात कर रहे हैं और बच्चों के हाथ में जिस किस्म की भाषा हासिल हो गई है उन्हें इस इंटरनेट की वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से, उस वजह से वे एक दूसरे को सबसे पहले शत्रु की तरह देखना शुरू करते हैं। उसे शायद कम करने की जरूरत है। ये दरअसल अनुवाद का सवाल है। एक दूसरे की भाषा को शब्दों के आधार पर मत सुनिए। एक दूसरे की भाषा को ट्रांसलेट कीजिए उनकी इंटेंशन के लिहाज से। अदरवाइज आप दोनों के बीच अगर जो मौन आकर बैठेगा, जो साइलेंस आकर बैठेगा, वो स्थायी भी बन सकता है, एंड दैट विल नॉट बी गुड।